जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और साथ ही साथ ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको जावा का कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगता है? अभी के अभी कमेंट में मेरे साथ शेयर करिए। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और हम इनपुट आउटपुट कैसे परफॉर्म करते हैं जावा में। ठीक है, सो बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हमें कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी होती है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। तो बेसिकली ये यहाँ से शुरू होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास होता है, और कोई भी जो प्रॉब्लम है अगर आपने उसका एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन निकाल लिया तो उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, और उसके बाद हमें उसका एक डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। सो दिस इज ओनली द प्रोग्राम। तो इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको जो है पिज्जा बनाना है। ठीक है, तो पिज्जा बनाने के लिए आप ऐसे तो नहीं बना सकते, आपके पास कोई वैसे भी जो है आपके पास कोई मेथड होनी चाहिए, कोई रेसिपी होनी चाहिए, उसी के बाद आप क्या बना सकते हैं? पिज्जा बना सकते हैं। ठीक है, तभी आपको पिज्जा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन केवल मेथड और रेसिपी से तो नहीं बन जाएगा ना, हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज चाहिए होगी, वो है इंग्रेडिएंट्स। तो अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स भी है और उन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं, ये मेथड्स फॉलो करते हैं, तो आपको पिज्जा मिलेगा। इसी तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रोग्राम में हमारे पास होता है डेटा। ठीक है, उसी डेटा के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और अलग अलग मैनिपुलेशंस करते हैं उस डेटा के साथ में, और तब हमें एक अपना डिजायर्ड आउटपुट या करेक्ट रिजल्ट मिलता है। तो ये तो बात हो गई प्रोग्राम की। अब दूसरी चीज आती है यहाँ पर कि फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन जो है ये हमें नहीं फॉलो करने। जैसे पिज्जा बनाने का इंस्ट्रक्शन तो ठीक है हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए ये पिज्जा आपको किसी और से बनवाना है। ठीक है, और वो भी किसी ऐसे इंसान से आपको बनवाना है जो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। अब क्या करेंगे आप लोग? तो यहाँ पर जो है यही प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर होता है जो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, और ये मशीन लैंग्वेज एक्चुअली होती है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज का मतलब एक्चुअली होता है 0 एंड 1 की लैंग्वेज। ये केवल यही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है और इसको हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे C++, सी, जावा, पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बात आती है कि भाई इसकी लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है 0 और 1 वाली, हम इस लैंग्वेज में तो इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वी कैन नॉट लर्न दिस मशीन लैंग्वेज, और अगर हम इसको 0 एंड 1 में इंस्ट्रक्शन देंगे तब भी बहुत सारी चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब क्या होता है, ये जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे कि C++, जावा या पाइथन, इनका अपना एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये इसको जो हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, प्रोग्रामर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको ये मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है या कन्वर्ट कर देता है, जिससे वही इंस्ट्रक्शन कौन फॉलो करता है? कंप्यूटर फॉलो करता है, और आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे देता है। तो ये रोल होता है यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसीलिए आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न करनी होती है अगर आप कंप्यूटर के द्वारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स के ऊपर। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे पिज्जा बनाने के लिए आपको रेसिपी के साथ साथ इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्रोग्राम बनाने के साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन के साथ साथ डेटा की जरूरत पड़ती है। तो ये डेटा एक्चुअली हम कहाँ पर रखें? अब ये भी एक प्रॉब्लम है, ये डेटा हम कहाँ रखें? अब कंप्यूटर में हमें जो भी रखना होता है, जो भी हमें करना होगा, वो हम किसके अंदर करेंगे? मेमोरी के अंदर। जो भी डेटा आप रखते हैं, किसी भी फॉर्म का डेटा, वो आप मेमोरी में ही रखते हैं, चाहे वो इमेजेस हो, वीडियोस हो, ऑडियो हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, हम उसको किस में रखते हैं? मेमोरी में। अब ये डेटा यहाँ पर क्या है? ये आपके प्रोग्राम में यूज होने वाले नंबर्स, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स जो भी हैं, वो सब ये प्रोग्राम के अंदर, ये डेटा के अंदर आते हैं। अब दूसरी चीज प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि मेमोरी जो है, इसको हम देख सकते हैं कि एक ह्यूज कंटेनर है। इसके अंदर केवल आपके प्रोग्राम का डेटा नहीं पड़ा है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर। तो आपको आपके डेटा को एक थोड़ी सी जगह इस मेमोरी में मिल गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसको आपको एक्सेस कैसे करेंगे? यहाँ से आप वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें वापस आप वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे इस जगह पे? तो इस जगह को एक्सेस करने के लिए आपको इस जगह का कोई नाम देना पड़ता है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, XYZ नाम दे सकते हैं इसको, कोई भी आप अपनी मर्जी का नाम इसको दे सकते हैं, और यही एक्चुअली वेरिएबल होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? डेफिनेशन बन जाएगी नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। ये ही एक इसकी जो है
name given to a particular memory location is actually the variable. Understand? और ये वैल्यू आप जब चाहे वेरी भी कर सकते हैं, मतलब ये कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं जो वैरी हो सकता है. इट कैन वेरी. हम इसको प्रोग्राम में जो है कभी भी हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये फिक्स नहीं रहती हैं वैल्यूज. फिर यहाँ पर हम आते हैं नेमिंग कन्वेंशन पे. तो बेसिकली वेरिएबल क्या है, बस एक नाम है. तो ये नाम को देने के भी कुछ नियम है. ठीक है, ऐसे ही हम कोई भी नाम नहीं रख सकते. क्यों हमें नियम बनाने पड़े? बेसिकली यहाँ पर दो चीजें होती है किसी भी इसमें जावा में. एक होता है आइडेंटिफायर और एक होता है यहाँ पर कीवर्ड. कीवर्ड एक्चुअली क्या होते हैं कि प्री डिफाइंड मीनिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पब्लिक है, स्टैटिक है. ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं. उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है, उनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है. जबकि आइडेंटिफायर यूजर गिवन नेम है. जो यूजर है, प्रोग्रामर है, वो कोई भी नाम रख सकता है अपने वेरिएबल्स का, फंक्शंस का. तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर को यूज करते हैं. बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे से इसके रूल है, जैसे कि आप इसको डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते. मतलब क्या है इसका कि जैसे 1A ये गलत है, लेकिन आप A1 ये लिख सकते हो. तो डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है. बाकी आप अल्फाबेट ले सकते हो, डिजिट्स ले सकते हो अपने वेरिएबल के नाम में. दूसरी चीज है, आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते सिवाय अंडरस्कोर के. मतलब आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो रोल अंडरस्कोर नंबर, लेकिन आप इसमें और कुछ इसमें मतलब नहीं दे सकते. स्पेस नहीं दे सकते, आप कॉमा नहीं लगा सकते. ठीक है, इस तरीके की चीजें आप नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम के अंदर. एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वेरिएबल में, वो ये है जावा में कि अपर केस और लोअर केस को ये डिफरेंटली ट्रीट करता है. केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, मतलब आपने लिखा रोल, ये एक अलग चीज है जावा के लिए, और ये आपने ROLL स्मॉल में लिखा, ये अलग चीज है. ये दोनों वन एंड द सेम थिंग नहीं है. ठीक है, जावा के लिए. तो अगर आपने कहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर करा कैपिटल लेटर से और प्रोग्राम के अंदर आप उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं स्मॉल से, तो वो तुरंत एरर दे देगा, वो इन दोनों को सेम नहीं मानेगा. ठीक है, अब आती है बात डिक्लेरेशन की. तो बेसिकली डिक्लेरेशन की जरूरत क्या है? तो डिक्लेरेशन की ये जरूरत है कि यहाँ पर जब भी आपको किसी वेरिएबल को यूज करना है प्रोग्राम में, तो आपको उसको डिक्लेयर जरूर करना पड़ेगा. बिना डिक्लेयर किए आप वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते. तो डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा. तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे डेटा टाइप, और उसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे वेरिएबल का नाम. बिल्कुल सिंपल है ये. यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दीजिए, बस हो गया डिक्लेरेशन. तो डेटा टाइप जैसे हमने यहाँ पर लिखा इंट x. ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया जैसे कि फ्लोट y. तो ये हो गया डिक्लेरेशन. ठीक है, तो डिक्लेरेशन से क्या होगा, एज सुन एज आपने इसको ये डिक्लेयर करा, तो यहाँ पर इसको जो है मेमोरी में स्पेस मिल जाता है. इस तरीके से इसका एक डब्बा बन जाता है जिसमें कि आप अपनी वैल्यूज को रख सकते हैं जब भी आप चाहे, और उनको आप चेंज भी कर सकते हैं. अब ये आपको डब्बे मिल गए हैं खाली. अब इसमें आप वैल्यू कैसे डालेंगे? वैल्यू आप डालेंगे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट से. तो इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे लिखा x = 30, ये है इसका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट. तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं. ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये RHS में जो भी वैल्यू पड़ी होती है, ये यही काम करता है. ये RHS से वैल्यू लोड करके जो भी वैल्यू इसके राइट हैंड साइड पर है उसको उठा करके ये क्या कर देता है, LHS पे जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसमें ये डाल देता है. अंडरस्टैंड? बस ये काम करता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और बड़े काम का है ये. अच्छा, जब पहली बार आप वैल्यू डालेंगे, पहली बार वैल्यू असाइन करेंगे, तो उसको इनिशियलाइजेशन कहेंगे. और बाद में आप जैसे x में और बाद में आप वैल्यू कुछ डालते हैं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में, तो ये असाइनमेंट है. क्योंकि पहला ये था, ये इनिशियलाइजेशन है, ये दूसरा है, तो ये असाइनमेंट है. अंडरस्टैंड? इसी तरीके से हम y की वैल्यू ऐसे रख सकते हैं, लाइक 56, लाइक दिस. तो जैसे आपने लिखा x = 30, वैसे क्या होगा, तुरंत जो है ये यहाँ पे वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी. फिर y = 56 लिखा आपने, यहाँ पे जाके ये वैल्यू स्टोर हो गई. तो इस तरीके से ये काम करता है. अंडरस्टैंड? अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो बिल्कुल ईमानदारी से आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप पे. डेटा टाइप भी जावा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अभी जैसे हमने देखा इंटीजर एंड फ्लोट अभी हमने डिक्लेयर करे थे. तो डेटा टाइप बेसिकली क्या बताता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप एक तो हमें बताता है कि ये किस टाइप का डेटा है, कि आखिर ये किस खेप की मूली है. ठीक है, दूसरी चीज ये हमें बताता है कि किस तरह के ऑपरेशन जो है हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये दो चीजें जो है हमें डेटा टाइप बताता है. जैसे कि क्या है, नंबर है कि क्या है. अंडरस्टैंड? ठीक है, तो जैसे ही हमें इसका टाइप बताता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक वेजिटेबल्स है और एक फ्रूट है. वेजिटेबल जो है वो आप पकाकर खाते हैं, और जो फ्रूट्स है वो हम रॉ भी खा सकते हैं. तो ये एक टाइप हमने बताया, और हमने बताया कि किस तरह के ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या हम उसके साथ में कर सकते हैं. तो ये बेसिकली डेटा टाइप हमें बताते हैं.
दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं इसमें, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव बेसिकली प्रिमिटिव से ही डिराइव किया होता है, तो पहले हमें प्रिमिटिव पढ़ने होंगे तभी हम उसे डिराइव करके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना पाएंगे। प्रिमिटिव में क्या होता है, जावा में देखिए एक होता है यहाँ पर इंटीग्रल, ये होते हैं बेसिकली होल नंबर्स जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती, जैसे 67, 5, 3, 6, 0, 1, 2। दिस इज ऑल्सो होल नंबर। तो ये होल नंबर्स होते हैं जो कि जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज या डेसिमल पॉइंट हम यूज नहीं करते। ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। ठीक, अब इसमें यहाँ पे वेरिएशन है इसके, आप इसको बाइट यूज कर सकते हैं, शॉर्ट यूज कर सकते हैं, इंट यूज कर सकते हैं और आप एक लॉन्ग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जो है इसमें यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स जो है इंटीजर टाइप के। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, बाइट बेसिकली इट टेक्स 1 बाइट, शॉर्ट जो है वो 2 बाइट लेता है, इंटीजर जो है वो आपका 4 बाइट लेता है और लॉन्ग जो है वो 1 बाइट लेता है। ठीक है, केवल इनके साइज में डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये यहाँ पे से बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये बॉक्स कितना बड़ा बनेगा, बाइट के लिए 1 बाइट का बनेगा, शॉर्ट के लिए 2 बाइट का, मतलब कितना बड़ा। जैसे BHK होता है ना, 1 BHK, 2 BHK, 4 BHK, कितना बड़ी भाई जगह मेमोरी में स्पेस में इसको मिलेगी। और जितनी इसको मेमोरी में स्पेस मिलेगी उसी के हिसाब से ये डिपेंड करेगा एक्चुअली कि उसकी रेंज क्या है, मतलब कितना बड़ा नंबर आप उसके अंदर रख सकते हैं, कितनी बड़ी वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है यहाँ पर रियल। रियल में आते हैं हमारे पास दो, एक होता है फ्लोट और एक ये डबल। पहले तो हम देखते हैं रियल का मतलब क्या है। रियल का मतलब यहाँ पर ये कि आप फ्रैक्शनल वैल्यूज को रख सकते हैं, जैसे 67.3, 0.00093 लाइक दिस। तो इस तरीके की वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं फ्लोट में भी और डबल में भी। फ्लोट और डबल में भी सिर्फ इतना ही डिफरेंस है रेंज का कि यहाँ पर फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स का होता है और डबल 8 बाइट्स का। अगेन अगर आपको ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ में स्टोर करना है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको स्टोर करना है, तो आप डबल यूज करिए, या आप कोई बहुत बड़े बड़े लार्ज कैलकुलेशंस करें तब भी आप डबल डेटा टाइप यूज करिए। अदरवाइज आप रियल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए फ्लोट का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब बची हमारे पास कैरेक्टर और बुलियन। कैरेक्टर क्या होता है, इसको हम इससे कीवर्ड से डिनोट करते हैं, CHAR, कैर से। और इसमें हम सिंगल कोटेशन मार्क्स में रखते हैं और वो भी एक सिंगल कैरेक्टर ही रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने A रख दिया, अगर आपने ऐसे रखा AB तो ये गलत है। ठीक है, आप सिंगल कैरेक्टर रख सकते हैं, आप लोअर केस रख सकते हैं, आप अपर केस रख सकते हैं, आप कोई नंबर डिजिट रख सकते हैं, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकते हैं, लेकिन ये सब सिंगल कैरेक्टर होने चाहिए और सिंगल कोट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। अब ये वन अलग है और ये वन अलग है। ये वन जो है ये नंबर है और ये वन जो है वो कैरेक्टर है, क्योंकि ये कैसे पता चल रहा है, इस सिंगल कोट की वजह से हमें पता चल रहा है। ठीक, फिर एक जावा में और वेरिएबल होता है बुलियन, जिसकी दो वैल्यूज पॉसिबल होती है एक्चुअली, ट्रू और फॉल्स। जहां पर भी हमें कोई ट्रू और फॉल्स वैल्यू, हमें कोई कंपैरिजन करना है, कोई लॉजिक निकालना है, जहां पर हमारा जो है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज आ रही है, तो वहां पर हम बुलियन वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बोले कि 10 ग्रेटर देन 5। अब इसका आंसर हमें चाहिए ट्रू या फॉल्स ही आएगा, तो यहाँ पर हम कोई बुलियन वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि बुल b इक्वल टू व्हाट। तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है, तो यहाँ पे b में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टैंड? ठीक, तो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज के लिए हम यहाँ पर बुलियन को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ यहाँ पर जावा आगे भी पढ़ना चाहते हैं और भी लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, तो ये चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियोस का आएगा इस सीरीज में, तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप ये वीडियो जो है कंटिन्यू कर सकते हैं एंड वी कैन स्टडी टुगेदर। ओके, तो ये देखिए हम लोग ब्लूजे इन्वायरमेंट में आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें जब भी कोई प्रोग्राम बनाना होगा तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इतनी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने ये इंपोर्ट क्यों किया हुआ है। इंपोर्ट java.util.scanner, ये यूटिल पैकेज हमने इसलिए इंपोर्ट किया है क्योंकि हम यहाँ पर इसकी स्कैनर क्लास यूज करें। आगे जाके अभी हम प्रोग्राम में जो है स्कैनर क्लास यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर टास्क 1 जो है ये हमारी क्लास का नाम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास टास्क 1। पब्लिक का मतलब है कि ये एक्सेसिबल है हर कहीं से, तो ये जब एक्सेसिबल इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर ये वाली लाइन देखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर जो है जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, जैसे C और C++ में होता है, वैसे इसमें जावा में भी जो है ये
मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। और उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब है कि हमारा मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब है कि मेन को एक्सेस करने के लिए, कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर स्टैटिक लिखा हुआ है। फिर देन देयर इज पब्लिक, इट मींस अगेन दैट इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। ठीक, अब हम इसमें अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है, सपोज सिंपल सी अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आप इसको जो भी आपको स्ट्रिंग लिखनी है वो आप क्या करेंगे, इसको आप डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे इस तरीके से, जैसे हेलो एवरीवन। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिखा और फिर यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। दैट्स ऑल, बस इतना आपको करना है और ये वैल्यू आपकी यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसको देख सकते हैं, कंपाइल करेंगे एंड नो सिंटेक्स एरर, ये शो कर रहा है कि नो सिंटेक्स एरर है, इसलिए इट मींस वी कैन इजीली रन इट। अगर इसमें एरर होती तो हम इसको रन नहीं कर पाते। अब देखिए ये हेलो एवरीवन। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं इसके आउटपुट को। फिर से हम जाते हैं एडिटर पे। अब मान लीजिए आप कोई एक और लाइन प्रिंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो लाइन नेक्स्ट लाइन में आए, मतलब इसके नीचे लिख करके आए, तो आपको यहाँ पर प्रिंट एलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हम कोई एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम लिख देते हैं वेलकम। ठीक है, ठीक, बस ये हो गया यहाँ पर। फिर से इसको कंपाइल करिए, फिर से देखिए नो सिंटेक्स एरर आ गई है, और इसको हम क्लोज करेंगे। फिर हम ये वॉइड मेन इसको रन करेंगे हेलो एवरीवन, और देखिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लाइन में ये आया है वेलकम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हम इसमें देखेंगे कि हम वेरिएबल की वैल्यूज को कैसे प्रिंट करा सकते हैं और साथ में हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे इंट x इक्वल टू 30, आप ऐसे लिख दीजिए सिंपली। और यहाँ पर अगर आपको प्रिंट करना है तो आप लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर आप लिख दीजिए x। अगर आप इसको मतलब स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू, और यहाँ पर फिर आपको प्लस लगाना पड़ेगा प्लस x। और ये प्लस x एक्चुअली ऐड नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि इस स्ट्रिंग में आपको ये x जो भी वेरिएबल है इसकी वैल्यू भी आपको इसमें साथ में प्रिंट करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नो सिंटेक्स एरर। इसको हम लोग रन करते हैं, देखिए x इक्वल टू 30 हेलो एवरीवन एंड वेलकम। ठीक, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। और अभी हम इसमें देखते हैं कि अगर हमें कोई डबल वैल्यू लेनी है तो हम कैसे लेंगे, और साथ ही साथ अभी हम ये भी देखेंगे कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई वैल्यू लाइक डबल y इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट एक्चुअली जो भी फ्लोट वैल्यू होती है वो ये डबल ही लेता है। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं 30.4 और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं y इक्वल टू y, तो ये यहाँ पर इसकी y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और x हम क्या करते हैं, इनपुट लेंगे अभी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे y की वैल्यू भी हम प्रिंट करा सकते हैं, और x को हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम इनपुट कराते हैं। ठीक, तो x को इनपुट कराने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आप कोई एक प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं और चाहे तो आप ना दें, कैसे भी आप कर सकते हैं, प्रिंट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक, और ये आ गया। अब इसमें आपको इनपुट कैसे कराना है, तो इनपुट कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले स्कैनर क्लास का आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से, और न्यू जो है इसका कीवर्ड है जिससे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो न्यू, और फिर से आप लिखेंगे यहाँ पर स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि आप इनपुट करा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे ये सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर आप किस में वैल्यू डालना चाहते हैं, x में डालना चाहते हैं, तो x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, ये इसका फंक्शन होता है, इसका मेथड होता है जी, ये इसका sc क्लास का, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू जो भी आप इनपुट करेंगे कंसोल से वो इसमें आ जाएगी, और फिर हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर देते हैं, और यहाँ पर हम x की वैल्यू प्रिंट करेंगे, x इक्वल टू दिस इज प्लस x। ठीक, लाइक दिस। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम नाउ।
नो सिंटैक्स एरर। सो एंटर अ नंबर, तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर एंटर कर देते हैं, लाइक 65, ओके, एंड देन प्रेस एंटर की। यू कैन सी x इक्वल टू 65, y द वैल्यू ऑफ y की भी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है 30.14, और ये जो बाकी के हमारे मैसेजेस थे वो भी यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम जो है मैसेजेस को प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये दिस प्रोग्राम। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर कि हमें सिंपल मैसेज कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम कोई वेरिएबल इनपुट करा के फिर उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इस पे प्रैक्टिस करिए, आप अपना नेम, एज, हाइट, ये सारी वैल्यूज यूजर से इनपुट कराइए और फिर आप उसको प्रिंट करके देखिए कैसे प्रिंट होता है। फिर आप इसमें दूसरे दूसरे वेरिएबल्स जो डेटा टाइप्स है वो आप लेकर के देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने इंट और डबल लिया, आप कैरेक्टर इनपुट कराइए, कैरेक्टर जो है डिस्प्ले कराइए, और भी जो है फ्लोट है और बाइट शॉर्ट, ये सब आप इसको यूज करके देखिए इसमें, और अलग अलग तरीके से अपने प्रोग्राम्स बनाइए। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और ऑपरेटर्स के साथ हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो है जावा के, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जो है आप प्रोग्रामिंग करते रहिए, और 1 लेक्चर अ डे कीप्स प्रोग्रामिंग एरर्स अवे। तो डेली एक लेक्चर आपको वॉच करना है और आप देखिएगा कि जल्दी से जल्दी आप जावा में मास्टर हो जाएंगे। ठीक, बी विद मी।